गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम जैव प्रक्रम पाठ से पौधों की एक क्रिया वाष्पोत्सर्जन के विषय में पढ़ाएंगे। पाठ थोड़ा लंबा है, इसलिए ध्यान से समझना है। अभी इसमें मैं पौधों के विषय में और भी कई बातें आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए, वाष्पोत्सर्जन जानते हैं क्या है। तो जैसे कि मैंने लिखा है, पौधों के विभिन्न अंगों द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। बच्चों, पौधे पत्तियों के द्वारा या अपनी ऊपरी त्वचा के द्वारा जल को वाष्प के रूप में निकालते रहते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। पौधे ऐसा क्यों करते हैं? उसके कई कारण हैं। उससे उन्हें कुछ लाभ भी होते हैं तो कभी कभी हानि भी हो जाती है। वाष्पोत्सर्जन से लाभ भी होता है और हानि भी हो सकती है। अब ये जो वाष्पोत्सर्जन है, यानी वाष्प का निकलना, देखिए बच्चों, हम लोग कहते हैं कि जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ ठंडक का अनुभव रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर बढ़ जाती है। पौधे अपने चारों ओर वाष्प का एक आवरण बना लेते हैं, जिसके कारण पौधों के आसपास ठंडक का अनुभव होता है। तो ये एक जो अनुभव है, ये वाष्पोत्सर्जन क्रिया की ओर हमें इशारा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार से होता है। पहला वात रंध्रों द्वारा, दूसरा उपत्वचा द्वारा, तीसरा रंध्रों द्वारा। अब बच्चों, पहला आता है वात रंध्रों द्वारा। अब ये वात रंध्र क्या है? तो बच्चों, द्विबीजपत्री पौधों में तनों व शाखाओं पर कार्क के बीच बीच में, कार्क मतलब छाल, कार्क के बीच बीच में ये पाए जाते हैं कुछ छिद्र। यह पौधों के लिए रक्षात्मक आवरण का भी कार्य करते हैं। कार्क आप जानते हैं, परंतु इसके द्वारा जल के वाष्पीकरण की क्रिया भी संपन्न होती है, लेकिन यहाँ से बहुत कम जल वाष्प के रूप में निकलता है। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है, परंतु होती है इस अंग के द्वारा भी, इसलिए इसको बताया जा रहा है। केवल 1% वाष्पोत्सर्जन छाल के द्वारा या कार्क के द्वारा होता है, जिसे हम वात रंध्र द्वारा भी कहते हैं। इसके बाद नंबर 2 आता है उपत्वचा द्वारा। पौधे की बाह्य त्वचा के बाहर उपत्वचा पाई जाती है। यह पौधों के लिए रक्षात्मक आवरण का भी कार्य करती है, परंतु इसके द्वारा जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। तो ये वाला जो भाग है, इसके द्वारा भी बहुत ज़्यादा जल वाष्प के रूप में नहीं निकलता। लगभग 8 से 10% ही जल वाष्प के रूप में निकलता है। मुख्य भाग जो है जिससे जल वाष्प के रूप में निकलता है वो है रंध्र। रंध्र क्या है? ये पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र हैं, जिसका एक चित्र मैंने यहाँ बनाकर भी आपको दिखाया है, और बाकी छोटी क्लासों में आपने इसे देखा भी होगा, इस चित्र को, और इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्य रूप से होती है। तो पत्तियों की ऊपरी सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इंग्लिश में स्टोमेटा या स्टोमा, एक बोलना है, एक रंध्र तो स्टोमा और बहुत सारे रंध्र तो स्टोमेटा। तो इन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। इन छिद्रों द्वारा सर्वाधिक जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। लगभग 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रंध्रों के द्वारा ही होती है। तो जब द्वार कोशिकाएं खुलेंगी, ये द्वार खुलेगा, इन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। जब ये खुल जाएंगी, द्वार कोशिका खुलने से क्या होता है, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आरंभ हो जाती है। और जब ये बंद हो जाते हैं, ये द्वार कोशिका द्वार बंद हो जाएंगे, द्वार कोशिकाएं बंद हो जाएंगी, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अपने आप बंद हो जाएगी। तो बच्चों, पौधों की पत्तियों तथा अन्य वायवीय भागों में बाह्य त्वचा में छिद्रयुक्त तथा 2 द्वार कोशिकाओं से घिरी रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम रंध्र कहते हैं।
द्वार कोशिकाएं जीवित होती हैं। इनके जीव द्रव्य में एक केंद्रक, डिस्क की तरह के हरित लवक तथा अन्य यूकेरियोटिक कोशिकांग भी इनके अंदर पाए जाते हैं। द्वार कोशिकाओं की छिद्र की तरफ पाई जाने वाली दीवार, जो छिद्र की तरफ वाली जो दीवार है ये, इसे हम मोटी भित्ति तथा बाहर की तरफ पाई जाने वाली जो इसकी दीवार है इसे हम पतली भित्ति कहते हैं। चित्र में मैं आपको अभी दिखा दूंगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। द्वार कोशिकाओं के अंदर तथा बाहर पाए जाने वाले कोशिका भित्तियों को दीवारों में इस भिन्नता के कारण ही, मोटे और पतले होने के कारण ही ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। मैंने बताया कि अंदर वाली को मोटी भित्ति, बाहर वाली को पतली भित्ति कहते हैं। तो इन भित्तियों में अंतर के कारण ही ये रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। प्राय द्वार कोशिकाओं के चारों ओर विभिन्न आकार की गौण कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्र तथा उनकी सहायक कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सभी को पूरे को इसको स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। रंध्रों की लंबाई 20 से 28 नैनोमीटर होती है, बहुत छोटी होती है, तथा चौड़ाई 5 नैनोमीटर के आसपास होती है, तथा पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई एक छोटे से क्षेत्रफल में इनकी संख्या लगभग 2000 से 5000 तक होती है। कीटभक्षी पौधे जैसे मोनोट्रोपा आदि में रंध्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, उनमें रंध्र नहीं होते। नाम बताया मैंने, मोनोट्रोपा, ये कीटभक्षी पौधा होता है, इनमें रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। जबकि शुष्कोद्भिद, जो गर्म स्थानों पर जो पौधे पाए जाते हैं, उनमें जो रंध्र होते हैं वो धसे हुए अंगों में पाए जाते हैं, धसे हुए रहते हैं। वहाँ वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पानी की वैसे ही बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया वहाँ पर बहुत कम है। अब वाष्पोत्सर्जन क्रिया, जैसे कि मैंने बताया, ये पौधों के लिए लाभकारी भी है और ये हानिकारक भी है। तो किस प्रकार ये लाभदायक है, किस प्रकार ये हानिकारक है, आइए इसके बारे में भी जानते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन के लाभ। लाभ क्या है? देखिए बच्चों, जब पौधों की पत्तियों से या अन्य भागों से जल उत्सर्जित होगा तो पौधों में जो संवहन नलिकाएं हैं, जो एक केशिका की भांति कार्य करती हैं, उनमें जल का स्तर ऊपर उठने लगेगा। जल का स्तर ऊपर कैसे उठेगा? जब जड़ों के द्वारा जल को अवशोषित किया जाएगा। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पौधों में जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होने लगता है। तो एक तो ये एक लाभ है, पौधे जल को अवशोषित करना भूमिश्रित आरंभ कर देते हैं और जल के साथ साथ खनिज परिवहन में भी मदद मिलेगी, क्योंकि खनिज लवण मिट्टी से पौधे लेते हैं तो जल में घोलकर ही उसको लेते हैं, तो खनिज परिवहन में मदद मिलती है। जड़ें जो है जल का अवशोषण करने लगती हैं और इससे पौधों का ताप भी नियंत्रित रहता है। जैसे मैंने बताया, गर्मी के दिनों में वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आसपास का जो वातावरण है पौधे उसे ठंडा बना लेते हैं और इससे उनको कोई हानि नहीं होती। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि वाष्पोत्सर्जन से कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे कोमल अंगों को हानि होती है। जब पौधा सूखने लगेगा, उसमें से जल निकल जाएगा, तो जिसके कोमल अंग है, जो सॉफ्ट है, वो भी मुरझाने लगेंगे पानी कमी के कारण। तो इससे कोमल अंगों को भी हानि होती है और मृदा में जल की कमी। अगर वाष्पोत्सर्जन जल्दी जल्दी हो रहा है तो जड़ों के द्वारा पानी खींचा जाएगा, और जब जड़ें पानी को खींचेंगी तो आप जानते हैं मिट्टी में जो है पानी की कमी होती चली जाएगी। तो अब आपने ये जाना कि वाष्पोत्सर्जन से कुछ लाभ है तो कुछ हानि भी है। इसके बाद आता है बिंदु श्रावण। बिंदु श्रावण क्या है? बच्चों, अभी मैं आपको वाष्प उत्सर्जन पढ़ा रहा था। वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी जल का भाप के रूप में पौधों से निकलना, वाष्प के रूप में निकलना, इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। लेकिन कभी कभी आपने नोट किया होगा कि कुछ पौधों की पत्तियों पर पानी बूंदों के रूप में भी दिखाई देता है, तो इस घटना को हम बिंदु श्रावण कहते हैं। ऐसा अक्सर नम स्थानों पर जो उगने वाले पौधे होते हैं उनमें ऐसा होता है। तो नम स्थानों पर उगने वाले पौधों की पत्तियों की शिराओं तथा उनकी
शिरिकाओं के अंतिम सिरों पर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें जल रंध्र कहते हैं। क्योंकि अब वाष्प नहीं निकलेगा, अब निकलेगा सीधा जल की बूंदें। जल रंध्रों द्वारा जल की द्रव विलयन के रूप में हानि को बिंदु श्रावण कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रक्रिया में जल रंध्रों के द्वारा निकलने वाला द्रव शुद्ध नहीं होता, भाई वाष्प तो शुद्ध जल होता है, लेकिन जो बिंदु श्रावण होता है उसमें जो जल निकलता है उस जल में कुछ कार्बनिक और कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी घुले रहते हैं, क्योंकि विलयन है, द्रव विलयन है। तो इससे पौधे को उन पदार्थों की हानि भी होती है। प्रत्येक जल रंध्र में एक छिद्र होता है जिसे हम रंध्र कहते हैं। रंध्र का मतलब छिद्र ही होता है। इसके द्वारा ही द्रव बाह्य वातावरण में आता है। रंध्र 2 निष्क्रिय द्वार कोशिकाओं से घिरा रहता है तथा अंदर की ओर एक गुहा में आकर खुलता है। गुहा के ठीक पीछे पतली भित्ति वाली मृदुतक कोशिकाएं होती हैं जिनके बीच में अंतराकोशीय अवकाश पाए जाते हैं, जिन्हें एपिथेम कहते हैं। एपिथेम के पीछे जाइलम तत्व वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आकर खुलती हैं। जाइलम तत्वों द्वारा द्रव एपिथेम की कोशिकाओं में पहुंच जाता है, जहां से रंध्र द्वारा बाह्य वातावरण में पहुंचा दिया जाता है। जब आपेक्षिक आर्द्रता अधिक है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण भी अधिक हो रहा होता है तथा वाष्पोत्सर्जन ऐसे में कम होता है। ऐसी स्थिति में बिंदु श्रावण होता है। जल जड़ों द्वारा अधिक लिया जा रहा है, लेकिन पत्तियों के द्वारा उसका वाष्पोत्सर्जन नहीं हो पा रहा है, तो उस जल की अधिकता को बिंदु श्रावण के रूप में निकाल दिया जाता है। लेकिन वो केवल जल नहीं होता, उसमें कुछ खनिज लवण और अन्य कार्बनिक पदार्थ भी घुले रहते हैं, उनकी भी हानि इसके साथ साथ होने लगती है। तो इस प्रकार आपने जाना कि बिंदु श्रावण क्या है। बिंदु श्रावण है द्रव की बूंदों के रूप में जल का निकलना, जल की हानि होना और उसके साथ कुछ खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थों की भी हानि होना। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं वाष्पोत्सर्जन व बिंदु श्रावण में अंतर। ध्यान से सुनेंगे और कॉपी में लिखेंगे। मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी दूंगा। देखिए, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है इसमें जल वाष्प के रूप में निकलता है, लेकिन जो बिंदु श्रावण की क्रिया है इसमें जल द्रव के रूप में या विलयन के रूप में निकलता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया रंध्रों के द्वारा होती है, ठीक है, और जो बिंदु श्रावण की क्रिया होती है ये जल रंध्रों के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन में जो जल निकलता है वो शुद्ध होता है और वाष्प के रूप में निकलता है, लेकिन बिंदु श्रावण में जो जल होता है वो शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज आदि घुले रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में होती है और बिंदु श्रावण की क्रिया रात में होती है। वाष्पोत्सर्जन आर्द्र दशाओं में यह क्रिया लगभग रुक सी जाती है, लेकिन बिंदु श्रावण की जो क्रिया होती है ये आर्द्र, नमी ज़्यादा होने पर ही होती है। वातावरण में जब नमी ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, लेकिन जो बिंदु श्रावण है वो बढ़ जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन तो देखा जाए एक नियमित क्रिया है जो लगभग हमेशा होती रहती है, लेकिन बिंदु श्रावण तभी होगा जब आर्द्रता ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब ये विशेष परिस्थितियों में घटित होने वाली क्रिया है। तो जो अंतर मैंने बताए हैं उन्हें अंतर, एक तरफ वाष्पोत्सर्जन, एक तरफ आपका बिंदु श्रावण लिखकर उन्हें कॉपी में नोट करेंगे और क्वेश्चन भी मैं इसके ऊपर आपको दूंगा। इसके बाद आता है रस श्रावण। आपने बच्चों कई बार देखा होगा कि अगर किसी पौधे की टहनी को किसी तेज धार वाले चाकू से काट दे, हल्का सा कट लगा दे, तो उससे कुछ द्रव पदार्थ निकलने लगता है। तो बच्चों, पौधे के कटे हुए या घाव वाले स्थान से जल और कोशिका रस का निकलना रस श्रावण कहलाता है। रस श्रावण में जो द्रव निकलता है वो हमारे लिए कई बार बहुत लाभदायक होता है। उस रस से हम अनेक उपयोगी पदार्थ बना सकते हैं। जैसे रबर के पौधे से जो रस निकलता है उससे हम रबर बनाते हैं।
टफ कर लेते हैं उसको, सल्फर या कार्बन वगैरह डालकर उसमें उसे थोड़ा हार्ड कर लेते हैं। रबड़ बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है जो निकलती है, तो उसको टफ भी किया जा सकता है, उसको हार्ड भी किया जा सकता है। इसके बाद मैक्सिको में शुगर मैपल नाम का एक पौधा है, उससे जो रस श्रावण होता है उससे चीनी बनाई जाती है। और बच्चों, ताड़ का पेड़ आपने सुना होगा, ताड़ के वृक्ष में भी कट लगाकर उससे जो रस निकाला जाता है, उससे ताड़ से ताड़ी कुछ जगह पर शराब को भी कहते हैं, तो क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है तो उससे अल्कोहल बनाया जाता है और कुछ दवाइयाँ बनाने के काम भी वो आता है। तो इस प्रकार जो रस श्रावण है वो कुछ उपयोगी पदार्थ हमें देता है। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको पौधों में होने वाली कई घटनाओं के बारे में आपको बताया है। इन सभी घटनाओं पर छोटे छोटे प्रश्न कई बार आ जाते हैं, इन घटनाओं को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज की कक्षा में आपको मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। गुड बाय एंड थैंक यू।